आज के लेक्चर में हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज़ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड एंड द कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। अब इस एक सेंटेंस में हमें 3 वर्ड्स पे ध्यान देना है। पहला वर्ड है डिसइंटीग्रेशन, जिसका लिटरल मीनिंग लगभग हम सबको पता है, जो कि है विघटन, और सरल भाषा में बोले तो किसी चीज़ का टूट के बिखरना। दूसरा जो वर्ड है वो है सेकेंड वर्ल्ड। इसको कोट अनकोट में रखा गया है क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जिसको कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स एक वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट मानते हैं कि जो वेस्ट है उन्होंने खुद को फर्स्ट वर्ल्ड कह दिया और कुछ देशों को सेकेंड वर्ल्ड और कुछ कंट्रीज़ को थर्ड वर्ल्ड, जैसे कि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो बात करें इस अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल टर्म के मतलब की, सो द टर्म सेकेंड वर्ल्ड was used to describe countries that were aligned with the Eastern Bloc and the Soviet Union. It also referred to the countries that were centrally planned and had one party. अब जो है ये टर्म बेसिकली उन कंट्रीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है which fall between first and third world countries in टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमिक इंडिकेटर। अब जो तीसरा और आखिरी टर्म है वो है बाइपोलैरिटी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम बाइपोलैरिटी को एक ऐसे वर्ल्ड सिस्टम या सेटअप में डिफाइन कर सकते हैं जहाँ की पावर जो है बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड होता है 2 डोमिनेंट स्टेट्स के बीच में, which often lead to the formation of spheres of influence, alliances अराउंड ईच ऑफ दीज पोल्स, जो कि हम आगे देखेंगे। 2 डोमिनेंट स्टेट्स जिसकी बात यहाँ होगी वो है यूएसएसआर एंड यूएसए। यूएसए हम सबको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि अभी भी है। तो हम यूएसएसआर क्या है ये जानेंगे, या फिर अगर सही शब्दों में बोले तो यूएसएसआर क्या था। So USSR stands for the Union of Soviet Socialist Republic, which came into being after the Socialist Revolution that happened in Russia in the year 1917. सोवियत यूनियन में लगभग 15 ऐसे देश थे जो उसका पार्ट थे, और सोवियत यूनियन को उन देशों के साथ एक सोवियत यूनियन कहा जाता था। सोवियत यूनियन का जो डिसोल्यूशन हुआ वो दिसंबर 1991 में हो गया, और आज हम इसके डिसइंटीग्रेशन की बात करने वाले हैं, वेयर विल मेजरली डिस्कस व्हाट वाज द रीज़न फॉर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। रीजंस में हम मेजर इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं गोर्बाचेव के रिफॉर्म की। सोवियत यूनियन का रिफॉर्म पीरियड जो कि 1985 से 1991 तक चला, वो 20th सेंचुरी के जियोपॉलिटिक्स में सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव एराज में से एक था। इस पीरियड में सोवियत यूनियन ने अपनी स्लगिश इकोनॉमी को रिवाइटलाइज करने के लिए, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लिबरलाइज करने के लिए और ग्लोबल स्टेज पर अपनी पोजीशन को रीडिफाइन करने के लिए कई सारे मेजर्स लिए, which started as something that will strengthen and modernize the Soviet Union, लेकिन unfortunately directly indirectly ये हुआ कि ये सारे जो measures लिए गए उनकी वजह से ही सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया। अब जानते हैं ये रिफॉर्म एक्चुअली था क्या। रिफॉर्म पीरियड ऑफिशियली 11 मार्च 1985 को शुरू हुआ, जब मिखाइल गोर्बाचेव ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बनता है। गोर्बाचेव ने एक ऐसा सोवियत यूनियन इनहेरिट किया जिसे सीवियर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, इन द फॉर्म ऑफ इनएफिशिएंट इकोनॉमी, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, वेस्ट के कंपैरिजन में डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस जैसी कई चीज़ें। इन द ईयर 1985 इन अप्रैल गोर्बाचेव introduced something which was very historic. अप्रैल 1985 में गोर्बाचेव ने 2 इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट के थ्रू सोवियत सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के अपने विजन को अनवील किया। पहला जो है पेरेस्ट्रोइका, जिसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, और दूसरा ग्लासनोड, जिसको कि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं ओपननेस।
पेरेस्ट्रॉयका इनिशियली इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन पर फोकस कर रहा था, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को मेंटेन करते हुए लिमिटेड मार्केट मैकेनिज्म्स को इंट्रोड्यूस करना, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज करना, प्रोडक्शन में ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना और कई ऐसी चीज़ें जो इकोनॉमी को रिवाइटलाइज करेगी। इनिशियल इकोनॉमिक मेजर्स इनसफिशिएंट प्रूव हुए। फिर 1987-88 में गोरबाचे ने मोर सब्सटैंशियल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, बट अनफॉर्चुनेटली दैट ऑल्सो फेल्ड। 1988 तक ये क्लियर हो गया था कि इकोनॉमिक पेरेस्ट्रॉयका लिविंग स्टैंडर्ड्स में प्रॉमिस्ड इम्प्रूवमेंट्स डिलीवर करने में फेल हो रही थी। अब तक गोरबाचे ने रियलाइज़ किया कि इकोनॉमिक चेंजेस पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये रिकग्नाइज करते हुए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म को पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, गोरबाचे ने पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन इनिशिएट की, जिसके अंदर क्रिएशन हुआ एक न्यू लेजिस्लेटिव बॉडी का विथ रियल पावर। कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए फॉर सम पोजीशंस और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ कि क्वाइट अ फ्यू इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज्ड which were operating outside the party control, and this was happening for the first time in USSR. Then we'll talk about glasnost. ग्लासनॉस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया है, लिटरल मीनिंग ओपननेस होता है। ग्लासनॉस्ट सोवियत सोसाइटी में इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन की अनप्रेसिडेंटेड लिबरलाइजेशन को प्रेजेंट करता है। मीडिया और आर्ट में सेंसरशिप का रिलैक्सेशन मिलना इसके थ्रू, हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स के बारे में पब्लिक डिस्कशन का इंकरेजमेंट, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसको क्रिटिसाइज़ करने पे गवर्नमेंट का टॉलरेंस दिखाना टुवर्ड्स पीपल हु वर क्रिटिसाइजिंग इट, आर्काइव्स को खोलना जो अनकंफर्टेबल हिस्टोरिकल ट्रुथ्स को रिवील करते थे। ग्लासनॉस्ट का इंटेंट पेरेस्ट्रॉयका के लिए पब्लिक सपोर्ट गेन करने के लिए हुआ था। इसे एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ किया जा रहा था इन ऑर्डर टू मेक पेरेस्ट्रॉयका स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये इस चीज़ ने क्विकली अपना मोमेंटम डेवलप कर लिया, जिससे एक बड़ी ही भयानक चीज़ हुई। वो ये हुआ कि जो लॉन्ग सप्रेस्ड ग्रीवियंसेस और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे पूरे सोवियत रिपब्लिक्स में, वो अनलीश होने लगे। जो दूसरा मेजर इवेंट जिसने यूएसएसआर के पोटेंशियल और क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया वो था शर्नोबिल डिज़ास्टर। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में शर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 4 जो है उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे हिस्ट्री का वर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर होता है। इमीडिएट ह्यूमन कैजुअलिटीज़ और इन्वायरमेंटल डैमेज के अलावा शर्नोबिल ने रिफॉर्म पीरियड के लिए प्रोफाउंड इम्प्लिकेशंस थे। इसने ड्रामेटिकली सोवियत इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक्नोलॉजी की जो बैकवर्डनेस थी और सेफ्टी डिफिशिएंसीज थी उसको एक्सपोज किया। डिज़ास्टर के स्केल को इनिशियली कंसील करने की कोशिश में गोरबाचे की जो ग्लासनॉस्ट पॉलिसी थी उसको भी अंडरमाइन किया गया। डिज़ास्टर ने इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और एक्टिविज़म को एक्सेलरेट किया, स्पेशली यूक्रेन और बेलारूस में। सब्सिक्वेंटली ये भी देखा गया कि इसने यूक्रेन और अदर रिपब्लिक्स में नेशनल मूवमेंट्स को भी इन्वॉल्व किया। अब हम बात करते हैं नेशनलिस्ट अवेकनिंग एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की। सो द फर्स्ट थिंग दैट विल टॉक अबाउट इज Nagorno-Karabakh conflict. It came into picture in the year 1988 in February. अब Nagorno-Karabakh क्या था? Nagorno-Karabakh was an Armenian majority autonomous region within Azerbaijan. So this conflict was one of the most significant early challenges to Soviet unity. इसमें हुआ क्या था कि जो लोकल असेंबली जो थी उसने वोट किया टू ट्रांसफ़र दिस टेरिटरी टू आर्मीनिया, और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर हुई, जैसे कि आर्मीनिया और अज़रबैजान
में दोनों में मैस डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे। अज़रबैजान सिटी जो है उसमें बहुत सारे वायलेंट एथनिक क्लैशेस हुए हैं। सुमगायत नाम की एक सिटी है अज़रबैजान में, वहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे वायलेंट एथनिक क्लैशेस हुए। अब जो दोनों रिपब्लिक में नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थे वो इसी मोमेंट से इमर्ज करने लगे, और ये देखा गया कि ये एक पहला केस था जहां मॉस्को दोनों पार्टीज़ के लिए एक्सेप्टेबल सल्यूशन इम्पोज नहीं कर पा रहा था। सो इस कॉन्फ्लिक्ट ने सोवियत फेडरल अरेंजमेंट की फ्रेजिलिटी और हिस्टोरिकल एथनिक ग्रीवेंसेस के डेप्थ को एक्सपोज किया। इसने गोरबाचे के अथॉरिटी के लिमिट्स को भी रिवील किया। अब हम बात करते हैं दूसरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, जो कि है बाल्टिक इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बाल्टिक स्टेट्स जो हैं वो एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया हैं। इन जो बाल्टिक स्टेट्स हैं वो 1940 में फोर्सिवली सोवियत यूनियन में इनकॉर्पोरेट किए गए थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हेन दिस these states started protesting against the Soviet Union, they become the vanguard of independence movement. बहुत सारे demonstrations हुए, लेकिन कुछ demonstrations जिनको अभी भी याद किया जाता है हिस्ट्री में वो है कैलेंडर डेमोन्स्ट्रेशन, जो नेशनल आइडेंटिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स को मार्क करते हैं, और इसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक की डेमोन्स्ट्रेशन माना जाता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट जो इकोलॉजिकल इश्यूज़ को नेशनल सॉवरेनिटी से लिंक करते थे। तीसरा है बाल्टिक वे, जो कि अगस्त 23, 1989 को हुआ। इसमें इन तीनों कंट्रीज़ के अक्रॉस 2 मिलियन लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया, जो यूनिटी और इंडिपेंडेंस की डिज़ायर को सिंबलाइज करती थी। बाल्टिक मूवमेंट्स ने टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी को पायनियर किया, जिन्हें बाद में अदर रिपब्लिक्स ने अडॉप्ट किया और डेमोन्स्ट्रेट किया कि नेशनल इंडिपेंडेंस, जो कभी अनथिंकेबल थी, एक रियलिस्टिक पॉलिटिकल गोल बन रही। अब हम बात करेंगे कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। इसको हम डिस्कस करेंगे इन लेंथ। ऑल्दो वी हैव टू रिमेंबर दैट डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कोई ऐसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हिस्टोरिकल इवेंट्स नहीं हैं। दे हैव इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर इक्वली एंड देर आर मेनी कॉमन फैक्टर्स विच लेड टू बोथ ऑफ दीज इवेंट्स। तो हम कई चीज़ों को रिपीट भी करेंगे जब फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। So I'll quickly talk about what is bipolarity and what bipolarity are we gonna discuss here. मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया है, बट यहाँ मैं आपको फिर से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि बाइपोलैरिटी होता क्या है। सो गाइज, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बाइपोलैरिटी का मतलब है एक ऐसी ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर जिसमें 2 कंपीटिंग सुपर पावर्स डोमिनेट करते हैं, जिनके पास लगभग बराबर मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़ होती हैं। बाइपोलैरिटी का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल कोल्ड वॉर पीरियड था, जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने खुद को इंटरनेशनल सिस्टम में 2 डोमिनेंट पोल्स के रूप में इस्टेब्लिश किया था। ये अरेंजमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इमर्ज हुआ, जब पहले के जो मल्टीपोलर सिस्टम थे वो कोलैप्स हो गए, और ये जो यूएसएसआर है और यूएस, दे इमर्ज्ड एज 2 सुपर पावर्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी। जो कैपिटलिज्म है वो एसोसिएटेड है और था यूएसए से, और कम्युनिज्म विथ यूएसएसआर। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स contributed to collapse of bipolarity। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोवियत इकोनॉमी प्रॉब्लम। हमने पहले भी देखा, डिस्कस किया कि सोवियत की इकोनॉमी बहुत ही स्लगिश थी। तो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी 70s और 80s के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही थी। सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम इनसफिशिएंट हो गया था और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में फेल हो रहा था। कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज कॉमन थी और क्वालिटी भी वेस्टर्न प्रोडक्ट से बहुत
कम थी। एक बात बड़ी ही अजीब थी कि ये सब होते हुए भी जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर का जो था वो जीडीपी के 15-17% तक पहुंच गया था, जो कि सस्टेनेबल नहीं था। स्पेशली जब हम देखें कि उसी वक्त वेस्ट बस 5-6% वो स्पेंड कर रही थी ऑन मिलिट्री। टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में भी सोवियट्स पीछे रह गए थे, पर्टिकुलरली कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिससे इकोनॉमिक गैप और भी बढ़ गया। अब दूसरी बात जो है वो है गोर्बाचेव्स रिफॉर्म्स। मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में पावर संभाली और उन्होंने सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। उनके 2 मेन रिफॉर्म्स थे जिनके बारे में अभी अभी हमने बात की, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का हमने बताया कि उसका जो काम था वो इकोनॉमिक रिफॉर्म करना था, लेकिन रैपिड चेंजेस ने एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दिया विदाउट क्रिएटिंग इफेक्टिव मार्केट मैकेनिज्म। तो ग्लासनोस्ट ने पॉलिटिकल एक्सप्रेशन और ट्रांसपेरेंसी को इनकरेज किया, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो सप्रेस ग्रीवियंसेस थे वो सरफेस पे आ गए और नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड सेंटिमेंट्स जो थे वो स्ट्रांग हो गए, जो हमने अभी देखा कि बाल्टिक मूवमेंट एंड दी अदर कॉन्फ्लिक्ट। अब हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान वॉर इम्पैक्ट। सोवियत यूनियन का अफ़गानिस्तान में वॉर करना फॉर 10 years फ्रॉम 1979 to 1989 एक बहुत बड़ा ड्रेन था रिसोर्सेज पर। इसको बहुत लोगों ने बोला कि ये सोवियत वियतनाम बन गया है और मिलिट्री को डीमोरलाइज कर रहा है। इंटरनेशनल प्रेस्टीज को भी डैमेज किया और जो घरेलू सपोर्ट थे यूएसएसआर के लिए वो भी कम होने लगे। इससे सोवियत पावर प्रोजेक्शन की लिमिटेशंस एक्सपोज हुई और वेस्ट को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल गया। अब देखिए रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न यूरोप। गोर्बाचेव ने एक डॉक्ट्रिन को अबैंडन किया, वो था ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन, जिसमें सोवियत यूनियन ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट रिजीम्स को फोर्सफुली मेंटेन कर रहा था। 1989 में ईस्टर्न यूरोप में पीसफुल रेवोल्यूशन होने लगे, जैसे पोलैंड में, हंगरिया में, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, बल्गारिया, रोमानिया, इन सब जगह पे। फिर एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ जिसको हम कहते हैं फॉल ऑफ बर्लिन वॉल का फॉल, जो कि नवंबर 1989 में हुआ। ये सिंबलाइज करता है सोवियत के कंट्रोल के एंड का। और आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहली पिक्चर जो है बर्लिन वॉल के फॉल की ही दी हुई है। सो थिंक अबाउट इट, हाउ इम्पॉर्टेंट इट वाज एज एन इवेंट इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। और जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो फिर नेशनलिज्म भी राइज करने लगा। तो सोवियत यूनियन में डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के बीच में टेंशन बढ़ रही थी। बाल्टिक स्टेट्स, यूक्रेन, इन सब में नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो इमर्ज होने लगे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का अपील कम हो गया था और एथनिक आइडेंटिटीज़ स्ट्रॉन्गर हो गई थी। ये मूवमेंट्स इवेंचुअली इंडिपेंडेंस डिमांड में कन्वर्ट हो गई। अब जो वेस्टर्न पावर स्ट्रैटेजी है उसकी बात करते हैं, उसने कैसे कंट्रीब्यूट किया फॉर द डिसइंटीग्रेशन और कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। यूएसए और अलाइज ने सोवियत यूनियन पे स्ट्रैटेजीज, प्रेशर्स बनाए। रीगन एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाया और स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव्स लॉन्च किया। नेटो स्ट्रॉन्ग बन रहा था और वेस्टर्न इकोनॉमीज अपनी प्रॉस्पेरिटीज़ दिखाने लगी। कल्चरल इन्फ्लुएंस थ्रू मीडिया और एंटरटेनमेंट से भी सोवियत सिटीज़न के एक्सपेक्टेशन बढ़ गए और अपने सिस्टम से वो डिससेटिस्फैक्शन होने लगे। तो एक तरह से वेस्ट ने एक प्रोपेगेंडा कह लीजिए या फिर विद द हेल्प ऑफ मीडिया लोगों को अमेरिकन ड्रीम्स बेचने लगे, जिससे जो सोवियत के लोग थे उनको ऐसा लगने लगा कि इन आर कंट्री और इन आर यूनियन we don't get that much of facility, so they become dissatisfied। जो इसके बाद आया इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ग्रोथ और ग्लोबल मीडिया एक्सेस ने सोवियत कंट्रोल को चैलेंज किया।
अभी मैंने बताया कि मीडिया की हेल्प से उन्होंने इस तरीके का वो दिखाया कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो है वो बहुत प्रॉस्पेरस है। इसके अलावा ये भी हुआ कि ऑल्टरनेटिव जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज थे वो अवेलेबल होने लगे, जिससे सोवियत के जो खुद के प्रोपागेंडा थे वो भी एक्सपोज होने लगे। अब बात करते हैं लीडरशिप क्राइसिस एंड फेल्ड कू की। अगस्त 1991 में हार्डलाइनर्स ने गोरबाचे के अगेंस्ट कू अटेम्प्ट किया जो फेल हो गया। बोरिस येल्सिन ने रेजिस्टेंस लीड किया और कम्युनिस्ट पार्टी की क्रेडिबिलिटी और भी कम हो गई। कू के बाद रिफॉर्मिस्ट फोर्सेस और एम्पावर्ड हो गए, रिपब्लिक्स इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगे। दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन फॉर्मली डिसॉल्व हो गया और 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ने कैसे बाइपोलैरिटी को कोलैप्स करने में कंट्रीब्यूट किया। तो ग्लोबल इकोनॉमी इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड हो रही थी, जिसमें सोवियत स्टाइल क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम पार्टिसिपेट करने में स्ट्रगल कर रहे थे। वेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड में आगे बढ़ रहा था, जबकि सोवियत ब्लॉक आइसोलेट हो रहा था। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और ग्लोबल मार्केट का राइज बाइपोलैरिटी के लिए चैलेंज बन गया। नेक्स्ट इज आइडियोलॉजिकल एग्जॉशन। सो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की अपील ग्रेजुअली कम हो गई थी, स्पेशली यंगर जनरेशन्स में। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के कॉन्ट्रडिक्शन रियल लाइफ में एविडेंट हो गए थे। सोवियत सिस्टम लेजिटिमेसी लूज कर रहा था, बोथ इंटरनली एंड इंटरनेशनली। आइडियोलॉजिकल कंपटीशन का एंड बाइपोलैरिटी के कोलैप्स का मेजर एस्पेक्ट था। अब हम ये नहीं कह सकते कि कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी ने हमको कुछ सिखाया नहीं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो कि हम अभी भी एज अ कंट्री, एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, वी कुड यूज़ दोज लेसन। तो बाइपोलैरिटी के कोलैप्स से इंटरनेशनल ऑर्डर को समझाने के लिए इम्पॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। ये दिखाता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेबल दिखती है उनमें हिडन वल्नरेबिलिटी हो सकती है, स्पेशली जब मटेरियल कैपेबिलिटीज़ लेजिटिमेसी और इफ़ेक्टिव गवर्नेंस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ट्रांजिशन की रिलेटिवली पीसफुल नेचर सजेस्ट करती है कि रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप ड्रामेटिक पावर शिफ्ट को भी मैनेज कर सकता है बिना मेजर वॉर के। हालांकि हमने पोस्ट सोवियत स्पेस में कम इंटेंसिटी के सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट देखे गए हैं। ऐसा नहीं कि जो ट्रांजिशन था वो बहुत ही स्मूथ था, थे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बट विथ गुड एंड ग्रेट लीडरशिप दोज कॉन्फ्लिक्ट्स वर नॉट वेरी वायलेंट इन नेचर, और वो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जैसे जैसे इंटरनेशनल सिस्टम पोटेंशली यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच में न्यू फॉर्म ऑफ बाइपोलैरिटी की तरफ इवॉल्व हो रहा है, या फिर एक मोर कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर अरेंजमेंट की तरफ, कोल्ड वॉर के एंड के लेसन रेलेवेंट बने हुए हैं अभी भी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, लेजिटिमेट गवर्नेंस और एडेप्टिव इंस्टीट्यूशन ग्रेट पावर स्टेटस मेंटेन करने के लिए क्रूशल लगते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेंशन हो रहा है, हमेशा हर कंट्री, चाहे वो इंडिया हो या फिर यूनाइटेड स्टेट हो, हमेशा ये कंट्री दे आर इन दैट रैट रेस ऑफ बिकमिंग सुपर पावर। साथ ही ये भी देखते हैं कि आइडियोलॉजिकल कंपटीशन का मैनेजमेंट, ओवर एक्सटेंशन के से बचना और फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ पर डोमेस्टिक कंसेंसस मेंटेन करना सिस्टमेटिक स्टेबिलिटी के लिए एसेंशियल है। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी बना लें जिससे आपकी खुद की कंट्री के लोग नाखुश हैं, एंड देन इवेंचुअली दे रेबेल। दैट विल ऑल्सो मेक योर सिस्टम अनस्टेबल। कोल्ड वॉर बाइपोलैरिटी का कोलैप्स सिर्फ एक पर्टिकुलर पावर कॉन्फ़िगरेशन के एंड को ही मार्क नहीं करता है, बल्कि बहुत इंटरनेशनल ऑर्डर के नेचर के बारे में भी फंडामेंटल क्वेश्चन भी रेज करता है।
ये कैसे मेंटेन होता है, कैसे इवॉल्व होता है और कैसे ऐसे तरीके से चेंज हो सकता है कि कोई ऐसा कोई ऐसा सिस्टम या कंट्री जिसको कि लोग सुपर पावर कह रहे थे, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया देखते देखते। तो ये सारे लेसन्स हैं जो हम या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लोग अभी भी याद रखते हैं बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द बाइपोलैरिटी एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की ओर, इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिज्म इन पोस्ट कम्युनिस्ट regime. So, the collapse of communist regimes across Eastern Europe and the former Soviet Union in the late 80s and early 90s marked one of the most significant political and economic transformation of the 20th century. ये तो हमको पता है। कम्युनिस्ट रिजीम के डाउनफॉल के बाद ईस्टर्न यूरोप और फॉर्मर सोवियत यूनियन में बड़ा ही ऐसा पॉलिटिकल चेंजेस आने लगे। सिंगल पार्टी सिस्टम ख़त्म हुआ जब कम्युनिस्ट पार्टीज़ ने पावर का मोनोपोली खोया, जिससे मल्टी पार्टी कंपटीशन शुरू हुई। पोलैंड में सॉलिडारिटी मूवमेंट, हंगरी में राउंड टेबल टॉक्स और चेकोस्लोवाकिया में वेलवेट रेवोल्यूशन इसके एग्जाम्पल्स थे। कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार हुई, चेक्स एंड बैलेंसेस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और सिविल लिबर्टी इस्टेब्लिश की गई। कुछ देशों में प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाए जैसे कि रशिया, जबकि दूसरों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम चूज़ किए जैसे कि पोलैंड। प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के प्रोविजंस ऐड किए गए ताकि मार्केट इकोनॉमी डेवलप हो सके। फ्री इलेक्शन कम्युनिस्ट कोलैप्स के बाद पहली बार हुआ है जिसमें वोटर टर्नआउट ऑलमोस्ट 80 to 90% तक गया था, लेकिन फेयरनेस रीजन के हिसाब से अलग अलग थी। सेंट्रल यूरोप में इलेक्शन फेयर थे, जबकि रशिया में मीडिया मैनिपुलेशन हुआ और सेंट्रल एशिया में बेयरली डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस हुए। सिविल सोसाइटी डेवलप हुई, इंडिपेंडेंट मीडिया, NGO, सिविक ग्रुप, लेकिन इन्हें एक्सपीरियंस, फंडिंग और स्किल्स की कमी का सामना करना पड़ा। डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए सिर्फ इलेक्शन काफ़ी नहीं थे, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की कल्चर भी ज़रूरी थी। अब हम देखेंगे कि इन सब जो चीज़ें हुई उनके बाद इंडियाज़ रिलेशन विथ रशिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री कैसा था। इंडिया और सोवियत यूनियन ने इंडिया के इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद 1947 में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी मेंटेन की, ना वो US को सपोर्ट करेंगे ना USSR के किसी उसमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन सोवियत यूनियन के साथ पर्टिकुलर क्लोज टाइज डेवलप किए गए नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के बाद भी। ये रिलेशनशिप 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के साइनिंग के साथ फॉर्मलाइज हुई, जो इस पीरियड के दौरान इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन बन गया। सोवियत यूनियन ने इंडिया को क्रूशल डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड किया, स्पेशली कश्मीर से रिलेटेड इशू पर UN सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो पावर का यूज़ करके। इकोनॉमिकली सोवियत यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, रुपी रबल ट्रेड अरेंजमेंट के साथ, जो इंडिया को अपने लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंजर्व करने की परमिशन देता है। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस क्रिएट किए। इंडिया ने एक रिलायबल डिप्लोमेटिक अलाय, एक मेजर इकोनॉमिक पार्टनर और अपना प्रिंसिपल आर्म सप्लायर खो दिया। इमीडिएट पोस्ट सोवियत पीरियड में इंडिया रशिया रिलेशंस में कुछ टर्बुलेंस देखी गई, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ न्यू रियलिटीज़ के साथ एडजस्ट कर रहे थे। बोरिस येल्सिन के अंदर रशिया ने इनिशियली वेस्ट के साथ रिलेशन को प्रायोरिटाइज़ किया, जबकि इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन परस्यू करना शुरू किया और अपने इंटरनेशनल पार्टनरशिप को डाइवर्स किया।
इसी तरह बाकी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ भी इंडिया की रिलेशन की बात करें तो इंडिया ने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जैसे कज़ाकिस्तान, तज़किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान के साथ इंडिपेंडेंस के बाद से स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप किए हैं कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के थ्रू। इंडिया स्ट्रेटजिक एनर्जी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को परस्यू कर रहा है। कज़ाकिस्तान यूरेनियम सप्लाई में इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, जबकि ताजिकिस्तान में इंडिया का ओनली फॉरेन मिलिट्री बेस है। इंडिया ने कई सारे एफर्ट्स लगाए हैं इवन थ्रू कल्चर टू मेंटेन दिस कनेक्टिविटी। हम अगर ईस्टर्न यूरोपियन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ इंडिया का रिलेशन देखें तो ये मेनली इकोनॉमिक है। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया में इंडियन कंपनीज़ ने आईटी, फार्मा, ऑटो सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। ईयू ज्वाइन करने के बाद इन देशों के साथ ट्रेड बढ़ा है क्योंकि इंडिया इन्हें यूरोपियन मार्केट तक पहुंचाने का गेटवे के रूप में यूज़ कर रहा है। डिफेंस कोऑपरेशन भी इम्पॉर्टेंट हो रहा है। इंडिया अपनी सप्लाई डाइवर्सिफाई करने के लिए पोलैंड और चेक रिपब्लिक से भी मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रही है। इंडिया ने साउथ कॉकस के तीनों देशों आर्मेनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया के साथ अलग अलग तरह के रिलेशन डेवलप किए हैं। आर्मेनिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप है जिसमें इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अज़रबैजान के साथ मेनली एनर्जी रिलेशन है। और अगर हम जॉर्जिया के साथ देखें तो इंडियन मार्केट में जॉर्जियन वाइन पॉपुलर है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली आर्मेनिया, अज़रबैजान के डिस्प्यूट में इंडिया न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए पीसफुल रेजोल्यूशन की एडवोकेसी करता है। ये तीनों देश इंडिया के सेंट्रल एशिया और यूरोप कनेक्टिविटी प्लान्स में इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं और इसी की वजह से इंडिया ने इन सारी कंट्रियों के साथ बीट रशिया और अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ बहुत ही वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन किया है। ऑल्दो रिसेंटली ये देखा गया है कि यूक्रेन वॉर की वजह से कुछ डिप्लोमेटिक चेंजेस आए हैं, बट ओवरऑल द इंडियाज़ रिलेशन विथ रशिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट countries are good. So thank you for watching the video, and if you find this video helpful, please like and subscribe to our channel Pathshala. अगर आप कुछ suggestions देना चाहते हैं, so you're most welcome to give it in our comment section. See you in the next video where we'll learn political science from scratch.